देखिए क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 5 वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन ये आप पढ़ रहे थे। इसमें अब तक आपने 4 पार्ट का वीडियो आपको प्रेषित है। आज इसका 5वां पार्ट 5th पार्ट है। 5वें पार्ट में आपको उसी के आगे की बातें बताएंगे। इसके चौथे पार्ट में मेंडल के आनुवांशिकता संबंधित नियम बताए थे, और यदि आपको याद हो या रिवीजन किया होगा तो वह नियम 3 बताए थे। पहला बताया था प्रभाविता का नियम, जिसे आप लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। इसके बारे में विधिवत लिखाया जा चुका है, समझाया जा चुका है। दूसरा पृथक्करण का प्रयोग, पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम या इसको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। और तीसरा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये 3 नियम आपको पीछे बताए जा चुके हैं। इन तीनों नियमों को पढ़ने के बाद आगे की बातें आज समझेंगे। लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, जिसको हम पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम, और तीसरा स्वतंत्र व्यूहन का नियम या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये 3 नियम आपको विधिवत समझाए जा चुके हैं। आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मेंडल का जो पहला नियम है प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसमें बताया था, उदाहरण लिया था कि यदि लंबे मटर के पौधे का संकरण बौने मटर के पौधे से कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में जो भी पौधे उत्पन्न होते हैं वो सभी लंबे होते हैं, लेकिन उसमें बौनेपन का कैरेक्टर छिपा होता है। ये आपको समझाया था और बताया था। जैसे मान लिया कोई प्लांट मटर का है, वो टाल है, लंबा है, और दूसरा प्लांट ऐसा है जो बौना है। टाल कैपिटल टी और डॉर्फ बौनेपन का स्मॉल टी। जब इसे क्रॉस कराया गया था तो पहली जनरेशन में कैपिटल टी स्मॉल टी प्रकार के पौधे प्राप्त हुए थे। ये इसके जनक हैं, यानी पेरेंट्स हैं। यहाँ पर क्या था, पौनेपन का लक्षण इसमें छिपा था और लंबाई का लक्षण उभर कर सामने आया था, अर्थात पहली पीढ़ी में सारे पौधे लंबे हुए थे। ये मेंडल का पहला नियम था। अब इस नियम से कुछ विचलन है। इस नियम से, मेंडल के प्रभाविता नियम से कुछ विचलन है। विचलन मतलब यह हुआ कि मेंडल के प्रभाविता के नियम का पालन नहीं करते हैं। इसको हम ये कह सकते हैं कि मेंडल के प्रभाविता नियम के कुछ अपवाद हैं, एक्सेप्शन हैं। जो नियम का पालन नहीं करता है वो अपवाद की श्रेणी में आ जाता है। तो आज महत्वपूर्ण कड़ी है, जिसको समझना है मेंडल के नियम से विचलन। उसमें सबसे पहला बहुत इंपॉर्टेंट है अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। दूसरा है सह प्रभाविता, को डोमिनेंस, और तीसरा है बहुविकल्पता या मल्टीपल एलेलिज्म। ये 3 ऐसे उदाहरण हैं जो आपके पाठ्यक्रम में हैं, जो कि मेंडल के प्रभाविता के नियम का पालन नहीं करते, और तीनों ही बड़े महत्वपूर्ण हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस या अपूर्ण प्रभाविता को पहले समझते हैं। प्रभाविता के नियम को आपने समझ लिया था, अब अपूर्ण प्रभाविता को समझते हैं कि अपूर्ण प्रभाविता क्या है। तो अपूर्ण प्रभाविता को समझाने के लिए 3 एग्जाम्पल आपको ध्यान देना है। डिटेल किसी एक का समझ लीजिए। 3 महत्वपूर्ण उदाहरण हैं जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस को प्रदर्शित करते हैं। पहला है मीठी मटर। आपने जो ग्रेगर जॉन मेंडल के प्रयोग पढ़े हैं वो उद्यान मटर पर पढ़े हैं, और उसका बोटानिकल नेम था पाइसम सटाइवम। लेकिन जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का उदाहरण है वह मीठी मटर है, लथाइरस ओडोराइटस। इसका बोटानिकल नेम है, वानस्पतिक नाम है लथाइरस ओडोराइटस। दूसरा जो मेंडल के प्रभाविता के नियम का पालन नहीं करता है, दूसरा पौधा स्नैपड्रैगन, जिसे हम एंटीराइनम मैजस कहते हैं, एंटीराइनम मैजस। और तीसरा उदाहरण है गुलाबांस का,
जिसे हम मिराबिलिस जलापा के नाम से जानते हैं। ये 3 ऐसे महत्वपूर्ण उदाहरण हैं जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस या अपूर्ण प्रभाविता को प्रदर्शित करते हैं। अब एक को हमें डिटेल में समझना है। आपके जो पाठ्यक्रम में है एनसीईआरटी 12th बायोलॉजी के जो पाठ्यक्रम में है वो है स्नैपड्रैगन। एग्जाम्पल जो है स्नैपड्रैगन का पौधा जिसका वानस्पतिक नाम होता है एंटीराइनम मेजस। उसी प्रकार से गुलाबांस भी दिया है। गुलाबांस और स्नैपड्रैगन, मीठी मटर, तीनों में से किसी एक का डिटेल समझ लो, डिटेल जान लीजिए तो आपने समझ लो सबका समझ लिया है। जो फ्लावर कलर होता है स्नैपड्रैगन का, एंटीराइनम मेजस का, उसमें लाल रंग के पुष्प वाले पौधे होते हैं और सफ़ेद रंग वाले पुष्प के पौधे भी होते हैं। लाल रंग के पौधों के लिए हमने मान लिया कैपिटल आर और सफ़ेद वालों के लिए मान लिया स्मॉल आर। इनका युग्मक होगा कैपिटल आर और इससे गैमीट बनेगा स्मॉल आर। कैपिटल आर ये इसके युग्मक हो गए गैमीट, जैसे कि आप पहले पढ़ चुके हैं। कैपिटल आर स्मॉल आर में जब क्रॉस कराया गया तो पहली पीढ़ी में निश्चित है कि स्मॉल आर पर कैपिटल आर प्रभावी होगा। यह लक्षण छिपा रहेगा, यह लक्षण प्रदर्शित होगा। लेकिन यहाँ पर मेंडल के नियमानुसार यहाँ पर जो पुष्प बनने थे पहली पीढ़ी में, वो मेंडल के प्रभाविता के नियम के अनुसार लाल रंग के पुष्प वाले पौधे बनने चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखा गया कि यहाँ पर पुष्प के पौधों के जो पुष्प बन रहे थे वो लाल नहीं थे, वो कैसे थे? पिंक कलर के। जबकि कैपिटल आर और स्मॉल आर मेंडल के प्रभाविता के नियमानुसार इन पुष्पों को लाल रंग के होना चाहिए। अर्थात यहाँ पर जब गुलाबी रंग आ गया, इंटरमीडिएट कलर आ गया, ना तो रेड कलर आया ना ही व्हाइट कलर आया, बल्कि एक अलग कलर बन गया पिंक कलर। गुलाबी रंग के पुष्प वाले पौधे बन गए, इंटरमीडिएट कलर आ गया। अर्थात यहाँ पर यह कैरेक्टर ब्लेंडिंग कैरेक्टर कहलाएगा या ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर्स हो गई। यहाँ पर ना तो लाल रंग अपना रंग प्रदर्शित कर पाया, ना ही व्हाइट सफ़ेद वाला अपना प्रदर्शित कर पाया, बल्कि बीच में एक इंटरमीडिएट कलर आ गया जो पिंक कलर था। अर्थात यह मेंडल के नियम का पालन नहीं करता है। यहाँ पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस हुई, अपूर्ण प्रभाविता हुई। ना तो रेड कलर प्रभावी है ना ही व्हाइट कलर प्रभावी है। इसलिए यह एग्जाम्पल मेंडल के प्रथम नियम प्रभाविता के नियम का विचलन हो गया, एक्सेप्शन हो गया, अपवाद हो गया। तो इस तरह से आपने समझ लिया कि अपूर्ण प्रभाविता क्या है। मीठी मटर का उदाहरण ले लो, चाहे स्नैपड्रैगन का ले लो, चाहे गुलाबांस का। गुलाबांस का जो पौधा है इसका कॉमन नेम है 4 o'clock प्लांट। 4 o'clock प्लांट के नाम से जाना जाता है, जिसका वनस्पतिक नाम मिराबिलिस जलापा है। इस तरह से इसमें भी यही कहानी है। रेड फ्लावर, व्हाइट फ्लावर, 2 तरह के पौधे उत्पन्न होते हैं और जब पहली जनरेशन इन पेरेंट्स से क्रॉस कराने के बाद जब प्राप्त की जाती है तो यहाँ भी पहली जनरेशन पे सारे पौधे जो होते हैं वो पिंक कलर के होते हैं। ना तो लाल रंग अपना प्रभावी रूप दिखा पाता है और ना ही सफ़ेद रंग अपना प्रभावी रूप दिखा पाता है, इंटरमीडिएट कलर आ जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एग्जाम्पल मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस का पालन नहीं करता है, प्रभाविता के नियम का पालन नहीं करता है। ये हो गया आपका अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इस पर शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है। अब हम दूसरा विचलन समझने का प्रयास करते हैं, सह प्रभाविता। देखिए बायोलॉजी या कोई भी साइंस का सब्जेक्ट है तो पिछले चैप्टर को आपने या पिछले टॉपिक को अगर आपने नहीं समझा है तो आगे वाले टॉपिक समझ में नहीं आते हैं। यहाँ पर हर एक टॉपिक अपने पिछले वाले टॉपिक से कहीं न कहीं संबंध रखता है, रिलेशन रखता है। अगर आपने प्रभाविता का नियम समझ लिया होगा तो अपूर्ण प्रभाविता विधिवत समझ में आ जाएगा। इसलिए पहले अगर आपने इस वीडियो को ना देखा हो, इसके पहले आप इस वीडियो को देख लें जिसमें नियम समझाए गए हैं, तब आगे का अब बढ़िया समझ में आ जाएगा। प्रभाविता का नियम ही नहीं जान पाओगे तो अपूर्ण प्रभाविता फिर समझ में नहीं आती है। तो आशा है इसको आपने समझ लिया होगा कि इसे अपूर्ण क्यों कहा गया, अपूर्ण प्रभाविता क्यों कहा गया। दूसरा है सह प्रभाविता, को डोमिनेंस। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप सब ने जानवरों पे इसके एग्जाम्पल को देख सकते हैं।
एक मोटा एग्जाम्पल जानवरों पे, हालांकि सिलेबस में नहीं है, फिर भी आप इसको जान लें। मोटे तौर पर आपने देखा होगा जानवरों में गाय है और बकरियां हैं, इनके कलर में ब्लैक कलर है तो वाइट स्पॉट दिखाई पड़ते हैं, सफ़ेद रंग के धब्बे होंगे। गाय सफ़ेद है तो काली है तो सफ़ेद रंग के धब्बे दिखाई पड़ेंगे। यानी कि क्या हुआ कि दोनों लक्षण एक साथ आ गए, ना तो सफ़ेद प्रभावी रहा ना ही काला प्रभावी हुआ। तो देखिए क्या होता है, एक मोटा उदाहरण मोटे तौर पर लीजिए। कोडोमिनेंस को हम साधारण उदाहरण से समझाते हैं। रोन कलर इन कैटल, रोन कलर का मतलब हुआ दो रंग एक साथ आना। जैसे यहाँ पर कोई ब्लैक मेल है और वाइट फीमेल है। जानवर में गाय का ले रहे हैं, मान लिया ब्लैक कलर का काले रंग का मेल है और वाइट कलर की फीमेल है गाय। मान लिया इसके जीन्स हैं कैपिटल बी, तो इसका क्या हो जाएगा, स्मॉल बी। कैपिटल बी ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, प्रभावी लक्षण है, और सफ़ेद रंग का लक्षण ये अप्रभावी है। यहाँ पर युग्मक बनेंगे, इसका कैपिटल बी बनेगा, इसका स्मॉल बी बनेगा, ये बन गए गैमीट्स। ब्लैक मेल से कैपिटल बी और वाइट फीमेल से स्मॉल बी। जब इनमें क्रॉस कराया गया तो पहली जनरेशन में जब ब्लैक कलर प्रभावी है तो ब्लैक रंग की जनरेशन के जो भी बच्चे बनेंगे वो ब्लैक होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या देखा गया, ब्लैक और वाइट, काला और सफ़ेद दोनों लक्षण एक साथ पहली जनरेशन पे आ गए, जबकि मेंडल के प्रभाविता के नियमानुसार यहाँ पर काले रंग का ही जनरेशन आना चाहिए था। यहाँ पर क्या हुआ, काला और सफ़ेद दोनों लक्षण एक साथ आ गए, एक साथ। यहाँ क्या था, इसमें इनकम्प्लीट में एक दूसरा रंग पैदा हो गया था, पिंक कलर, मगर यहाँ क्या है, ब्लैक एंड वाइट दोनों के लक्षण एक साथ आ गए। इसको बोलते हैं मोज़ैक कैरेक्टर। मोज़ैक जैसे होता है ना, धब्बेदार फर्श बनती है मोज़ैक टाइप में, तो मोज़ैक कैरेक्टर यानी काली स्किन पे सफ़ेद स्पॉट आ गए। बकरियों में देखा होगा, गायों में देखा होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, दोनों के कैरेक्टर एक साथ आ गए, दोनों के कैरेक्टर आ गए, तो ये कहलाएगा, क्या कहलाएगा, सह प्रभाविता। यह भी प्रभाविता के नियम का पालन नहीं करता है, यह भी लॉ ऑफ डोमिनेंस का पालन नहीं कर रहा। लॉ ऑफ डोमिनेंस के अनुसार पहली जनरेशन में ब्लैक कलर के ही बच्चे बनने चाहिए, लेकिन यहाँ पर ब्लैक और वाइट का दोनों का लक्षण आ गया। जबकि इनकम्प्लीट में क्या था, रेड और वाइट के बीच में एक इंटरमीडिएट कलर आ गया, ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर हो गई, पिंक कलर बन गया। तो यहाँ पर दोनों में अंतर है। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है वह है मल्टीपल एलिलिज्म, बहुविकल्पता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने 11th में ब्लड ग्रुप पढ़ा है। 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप मनुष्य में होते हैं, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। चारों को आपने पढ़ रखा है। 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं। इसको कहा जाता है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। और इसी में बताया था आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम। आरएच बताया था जिसके आरएच पॉजिटिव होता है, आरएच उपस्थित होता है ब्लड में, तो फैक्टर आरएच उपस्थित है तो आरएच पॉजिटिव लिखा जाता है। यदि आरएच नहीं है तो आरएच निगेटिव लिखा जाता है। अर्थात जो मनुष्य के ब्लड की जांच होती है वह एबीओ ब्लड ग्रुप और आरएच सिस्टम दोनों को मिलाकर लिखा जाता है। एबीओ से हम ये जान लेते हैं ब्लड ग्रुप हमारा ए है, बी है कि ए बी है कि ओ है। और आपको भी पता है कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था, कार्ल लैंडस्टीनर ने, जबकि रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी। तो मनुष्य में 4 प्रकार का ब्लड ग्रुप पाया जाता है। और यह भी जान लें कि एक जीन के 2 विकल्प होते हैं, 2 ही होते हैं मेंडल के अनुसार, 2 होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ब्लड ग्रुप ए बी और ओ है, ये चारों प्रकार का रुधिर जो मनुष्य में होता है, ह्यूमन ब्लड ग्रुप में जो 4 प्रकार के रुधिर होते हैं, इनका निर्धारण एक जीन के द्वारा होता है। जो हमारे व्यक्तियों में, हमारे में जो ब्लड ग्रुप मौजूद है 4 प्रकार का, इसका निर्धारण एक विशेष प्रकार के जीन से होता है। उस जीन को हम आई, कैपिटल आई के नाम से जानते हैं, आई। तो ब्लड ग्रुप का निर्धारण आई जीन से होता है। और इस आई जीन के
वैसे तो दो ही विकल्प होने चाहिए, दो ही एलील होने चाहिए, मगर यहाँ पर आई के मेंडल के नियमानुसार आई जीन के दो ही एलील होने चाहिए, मगर यहाँ पर आई जीन के 3 एलील होते हैं, इसलिए इसको कहा गया मल्टीपल एलीलिज्म। मल्टीपल एलील, 2 से ज़्यादा एलील मौजूद हैं, इसलिए इसको बहुविकल्पता के नाम से जाना जाता है। तो ये भी मेंडल के नियम से अपवाद हो गया। मेंडल कहते थे, या मेंडल ने कहा था कि एक जीन के 2 ही एलील होते हैं, यहाँ पर एक जीन के 3 एलील हो गए, और 3 एलील कौन कौन से होते हैं यह भी जानना जरूरी है। आई के 3 एलील होते हैं, आई ए, आई बी और आई या आई जीरो। एक आई जीन के 3 एलील होते हैं, आई ए, आई बी या आई जीरो दोनों कह सकते हो। आई जीरो हमने लिखा है, ये किताब में मिल जाएगा आपको कि आई है तो आई मान पढ़िए, नहीं तो आई जीरो है तो आई जीरो मानिए। अगर आई ए जीन मौजूद है तो उससे व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए होगा, बीजी माने ब्लड ग्रुप, ए ब्लड ग्रुप होगा। यदि आई बी जीन मौजूद है तो ब्लड ग्रुप बी होगा, और यदि आई या आई जीरो जो भी आपने माना है यह जीन मौजूद है तो ब्लड ग्रुप ओ होगा। अब आप देखें कि कितने जीनोटाइप बन सकते हैं, और यह महत्वपूर्ण बात एक और जानिएगा कि आई ए और आई बी ये दोनों जीन हैं, ये आई पर पूर्ण रूप से प्रभावी हैं, लेकिन ए और बी, आई ए और आई बी ये किसी पर प्रभावी नहीं है, दोनों बराबर महत्व रखते हैं। मगर स्मॉल आई पर आई ए और आई बी दोनों ही प्रभावी हैं, और जो प्रभावी होता है वही अपना लक्षण प्रकट करता है। तो यहाँ देखिए, और आई ए है, दोनों बराबर हैं क्योंकि जीन पेयर में होते हैं, ए ब्लड ग्रुप होगा। आई बी और आई बी है तो ब्लड ग्रुप बी होगा। आई ए के साथ आई जीरो है तो क्या होगा, आई जीरो पर आई ए प्रभावी है तो ब्लड ग्रुप कैसा होगा, ए ही होगा। आई जीरो पर के साथ आई बी है, आई जीरो पर आई बी प्रभावी है तो ब्लड ग्रुप कैसा होगा, बी होगा। लेकिन इस केस में आई ए और आई बी जब दोनों साथ में हो तो कोई किसी को प्रभावित नहीं करते, दोनों साथ साथ रहते हैं, तो ऐसा ब्लड ग्रुप ए बी होगा। दोनों जीन एक साथ मौजूद हैं, दोनों ही अपना लक्षण प्रकट करेंगे, तो यहाँ पर ब्लड ग्रुप आई ए और आई बी दोनों जीन मौजूद हैं, दोनों किसी को प्रभावित नहीं करते, दोनों इक्वल इफेक्ट रखते हैं, बराबर का प्रभाव रखते हैं, तो ब्लड ग्रुप ए बी होगा। यहाँ पर क्या हुआ, आई ए और आई बी दोनों एक साथ आ गए, ब्लड ग्रुप ए बी बन गया। यहाँ पर ब्लड ग्रुप ए बी सह प्रभाविता का उदाहरण है। इसी में से आपने क्या समझ लिया कि चाहे बहुविकल्पता भी समझ ली, एक जीन के यहाँ पर 3 विकल्प हो गए जबकि 2 होते हैं, यहाँ पर नियम का उल्लंघन है इसलिए बहुविकल्पता हो गई। और एबीओ ब्लड ग्रुप में आपने देखा कि ए और बी दोनों जीन एक साथ, कोई किसी को प्रभावित नहीं करता, साथ साथ आते हैं, तो यहाँ पर आई ए आई बी के साथ मिल करके ब्लड ग्रुप ए बी बनता है, इसलिए यह सह प्रभाविता हुई। यहाँ पर बहुविकल्पता और सह प्रभाविता दोनों आप एक साथ समझ सकते हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न और बनता है कि 4 ब्लड ग्रुप हैं, ए है, बी है, ए बी है, ओ है, तो इसके जीनोटाइप कितने होंगे। तो जीनोटाइप गिन लीजिए, एक जीनोटाइप ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये वाला हो गया, पांचवा ये हो गया और छठवां ये हो गया। अर्थात एबीओ ब्लड ग्रुप में नंबर ऑफ जीनोटाइप कितने हो गए, 6 हो गए, 6 बनेंगे। इसको हम एक फार्मूला के द्वारा भी, एक सूत्र के माध्यम से भी हम जीनोटाइप निकाल सकते हैं। जीनोटाइप ज्ञात करने के लिए फार्मूला है n+1/2, जहाँ पर n है नंबर ऑफ एलील्स, यहाँ पर n है नंबर ऑफ एलील्स। यहाँ पर एबीओ ब्लड ग्रुप में आपने देखा कि कितने एलील्स हैं, आई ए, आई बी, आई या आई जीरो, कितने हैं, 3 एलील हैं। तो n कितना हो गया, नंबर ऑफ एलील्स कितने हो गए, 3। तो यहाँ पर n के जगह पर हम 3 रख देंगे, n+1 है 3+1/2, तो 3 1 4, 4 को 3 से गुणा 12, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 6। कितने जीनोटाइप बन गए,
6 जीनोटाइप। ये प्रश्न भी आता है एबीओ ब्लड ग्रुप में कितने जीनोटाइप संभव हैं। तो देयर आर 6 जीनोटाइप्स जो कि संभव है। यहीं पर यदि हम नंबर ऑफ एलील्स को हम 4 मान लें, इफ n इज इक्वल टू 4 मान लिया जाए, इसी फार्मूले पर हम 4 रख दें, क्या हो जाएगा 4 प्लस 4 प्लस 1 4 प्लस 1 होल अपॉन 2 कितना हो जाएगा 4 प्लस ये गुणा हो जाएगा ना, 4 1 5, 5 का 4 से गुणा सीधा लिख देते हैं, 4 1 5, 5 का 4 से गुणा, ये प्लस नहीं लगा है, ये केवल n था। n ब्रैकेट में n प्लस 1 अपॉन 2, तो 4 4 1 5, 5 का 4 से गुणा 20, 20 का 2 से डिवीजन कर दो, कितना हुआ 10 जीनोटाइप बनेंगे जब n बराबर 4 हो। इस तरह से हम कोई ये बहुत पूछा जाता है कि एबीओ ब्लड ग्रुप में कितने जीनोटाइप संभव हैं। तो इस तरह से आज आपने मेंडल के तीनों नियम पढ़ने के बाद इनके अपवाद क्या हैं, यानी मेंडल के नियम का जो पालन नहीं करते हैं वो कहलाते हैं मेंडल के नियम से विचलन। और विचलन में आपने पढ़ा अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में 3 एग्जाम्पल हमने लिखे। एक है मीठी मटर लथाइरस ओडोराइटस, दूसरा स्नैपड्रैगन एंटीराइनम मेजस, तीसरा गुलाबास मिराबिलिस जलापा, जिसको हम 4 o'clock प्लांट के नाम से जानते हैं। आपकी एनसीईआरटी सिलेबस में एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक पे फ्लावर कलर ऑफ स्नैपड्रैगन अर्थात एंटीराइनम का जिक्र किया गया है, इसलिए हमने एंटीराइनम मेजस यानी स्नैपड्रैगन के पौधे के पुष्पों का उदाहरण लेते हुए समझाया है। एंटीराइनम मेजस या स्नैपड्रैगन में 2 तरह के पुष्प बनते हैं, लाल कलर वाले और सफ़ेद वाले। इनके बारे में आपने अच्छे से समझ लिया है। तो आशा है आपको मेंडल के प्रभाविता के नियम से विचलन, जिसमें आपने अपूर्ण प्रभाविता, सह प्रभाविता और बहुविकल्पता अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको विधिवत नोट कर लें और एक बार पुनः इसको समझने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आज हमारे द्वारा बताई गई सारी बातें समझ में आएंगी। इसका अगला टॉपिक आपको हम पढ़ाएंगे अब सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण कैसे होता है। इस चैप्टर को पूरा अच्छे से समझना है, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है, शेष अब अगली क्लास में आपको समझाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।